जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी जो है सिर्फ मैप तक सीमित नहीं है। ज्योग्राफी में हम माउंटेन या नदियों के सिर्फ नाम को ही नहीं पढ़ते हैं। ज्योग्राफी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे कि एक पेड़ की बहुत मजबूत ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफी की भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। हेलो, माई सेल्फ प्रियंका भदौरिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर फर्स्ट एंड इट्स टॉपिक ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, या फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बहुत सारी शाखाएं हैं। ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। अगर हम एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इकोलॉजी भी आ जाता है। अगर हम सॉइल को पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं, तो इसके अलग अलग शाखाएं होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट। जब आप डिटेल में ज्योग्राफी को एज ए मास्टर्स परस्यू करते हैं तो आप इसकी शाखाएं लेते हो, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। ये अलग अलग शाखाएं, अलग अलग ब्रांचेस पढ़ते हो। लेकिन हम बेसिक लेवल पर देखें तो हम ज्योग्राफी को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में, एक रीजनल वे में। सिस्टमैटिक वे में जब आप इसको पढ़ते हो तो वर्ल्ड वाइड पूरी जो हमारी अर्थ है उसके अलग अलग फीचर्स, अलग अलग जगह पे कैसा फीचर्स है, कैसा क्लाइमेट है, वहां पर फॉरेस्ट कैसे हैं, इस तरीके से उसमें देखते हो। सिस्टमैटिक लेवल पर आप बड़े स्तर पर किसी भी विषय को पढ़ोगे। रीजनल स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि छोटे छोटे लेवल पे क्या है। अगर हम अपने, जैसे हम पॉलिटी में कंट्री को पढ़ते हैं, कंट्री के अंदर स्टेट्स आते हैं, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उसके अंदर ब्लॉक्स या तहसील आती हैं, तो इसी तरीके से हम ज्योग्राफी को भी सिस्टमैटिक वे में और रीजनल वे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। हमने बताया इंटरडिसिप्लिनरी दो मेजर अप्रोचेस चलती है ज्योग्राफी को पढ़ने को, एक तो सिस्टमैटिक, दूसरी रीजनल। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हमने बताया कि बड़े स्तर पर आपको देखती है। जैसे हमको अगर हमारे पूरी दुनिया में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं तो हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट जोन में फॉरेस्ट कैसे हैं। इस तरीके से हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर बड़े स्तर पर पढ़ते हैं। Systematic geography, akin to general geography, focuses on the studying phenomena globally and identifying typologies and spatial patterns. बड़े स्तर पर कौन कौन से पैटर्न्स हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हेन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर वर्ल्ड वाइड पैटर्न सच एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, सॉफ्ट वुड, कॉनिकल फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, इस तरीके से पढ़ते हैं। कि जब हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बड़े लेवल पर देखते हैं, स्पेशल लेवल पर देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं, कैसा क्लाइमेट है, कैसे पूरे अर्थ को हम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगेट जोन, पोलर जोन। इसी तरीके से हम पूरे बड़े लेवल की स्टडी करते हैं। लेकिन रीजनल स्टडी में, आप रीजनल ज्योग्राफी में आप देख रहे हो, रीजनल ज्योग्राफी डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू रीजन, छोटे छोटे रीजन्स में। अगर आपको टेम्परेट जोन पढ़ना है तो फिर टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ोगे, आपको ट्रॉपिकल जोन पढ़ना है तो आप ट्रॉपिकल जोन के बारे में पढ़ोगे, अगर आपको कहीं मानसून फॉरेस्ट पढ़ना है तो मानसून फॉरेस्ट के भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये रीजनल स्टडी होती है। Regional geography divides the world into regions at a various hierarchical levels and studies all geographical phenomena within a specific region. एक छोटे से एरिया में, स्पेसिफिक रीजन में हम उस चीज को स्टडी करते हैं। These regions can be natural, political, designated areas and the focus is on understanding the unity in diversity within each region. ये अलग अलग स्तर पे भी हम किसी भी चीज को रीजनली डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पर, ज्योग्राफिकल लेवल पे आप देखते हो छोटे छोटे एरियाज भी फोकस कर सकते हो आप उनमें। Geography has a dualistic nature, emphasizing either physical geography or human geography. Geography का dual nature है, द्वैध प्रकृति है इसकी। हम इसमें ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं। आगे जब आप 12th क्लास में जब जाओगे तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी को भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे हम जो हैं, या हमारा जो नेचर है, या अर्थ के साथ ह्यूमन कैसे एसोसिएट है, कैसे उसके बीच में रिलेशंस है, ये सारी चीजें देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसको यहाँ पे समझते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हमारे अर्थ के ऊपर या हमारे यूनिवर्स में, खासकर हम अभी
अर्थ की बात करते हैं तो हमारे अर्थ पर हमको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो हमको नेचर से मिली है, जैसे माउंटेन, रिवर, सॉइल, ये क्या हो गए, उसके फिजिकल फीचर्स हो गए। प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ये सब इनके फिजिकल फीचर्स है। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़े तो कैसे इन सारे फिजिकल फीचर्स के साथ ह्यूमन एसोसिएट करता है, हमें कौन कौन से, जैसे हमको जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं खेती करने के लिए प्लेन्स की जरूरत है, पानी की जरूरत है, अलग अलग मिनरल्स रिसोर्सेज को गेन करने के लिए प्लेट्यूज की जरूरत है। तो कैसे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम कहते हैं ज्योग्राफी का ड्यूअल नेचर, कि हम उसमें फिजिकल ज्योग्राफी को भी पढ़ रहे हैं, हम उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी को भी पढ़ रहे हैं। इनिशियली द एम्फेसाइज वाज ऑन physical geography, but as a human are integral to the earth's surface have influenced its culture. Human geography emerged to the highlight human activities. हमने आपको बताया शुरुआत में ज्योग्राफी में हम सिर्फ फिजिकल फीचर्स को ही पढ़ते हैं। आप देखते हो ना कि आप शुरुआत जब करते हो ज्योग्राफी को पढ़ने की, तो हम देखते हैं कि पूरी ज्योग्राफी को हम कितने स्पेयर्स में बांटते हैं, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे माउंटेन्स कितने टाइप के हैं, प्लेन्स कैसे हैं, प्लेट्यूज कैसे। लेकिन ह्यूमन भी तो उसी का पार्ट है, ह्यूमन है ज्योग्राफी के ही साथ, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। जब हम अर्थ का इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स बनने के बाद लाइफ आई, लाइफ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आए, यूनिसेलुलर, सेलुलर, मल्टी सेलुलर, और कहीं ना कहीं आगे चल के ह्यूमन बना। तो ज्योग्राफी से हम ह्यूमन को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हम फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं कल्चरल रिच बनाने का काम, उसको सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम जो है वो ह्यूमन ही करता है। हम बहुत सारे मंदिर बनवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग हमारे रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी त्योहारों में हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो कहीं हम जो है प्रकृति को शुरुआत से ही, आप 12th क्लास में जब आगे जाओगे तो बहुत सारे अप्रोचेस पढ़ते हो कि कैसे हमने शुरुआत में हमारी अप्रोच क्या थी, धीरे धीरे हमारी अप्रोच क्या हुई, आगे की अप्रोच क्या है। तो ह्यूमन को ज्योग्राफी से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इस टॉपिक में शुरुआत में हम जो ध्यान है वो फिजिकल ज्योग्राफी पर देंगे। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। हमने दो अप्रोच पढ़ी, सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में अगर हम ज्योग्राफी के ब्रांचेस की बात करें तो तीन ब्रांचेस हम पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखते हैं अर्बन ज्योग्राफी, कैसे नगर, किसी भी शहर में जो ह्यूमन बसा है उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करता है, किसी भी शहर में रहने के लिए, उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ह्यूमन की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, उसी शहर को आगे डेवलप किया जाता है। तो अर्बन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मेडिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है ह्यूमन के लिए बेसिक नीड है। इसके बाद हम मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन्स, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड रूरल ज्योग्राफी, रिक्रिएशन, टूरिज्म एंड स्पोर्ट ज्योग्राफी। कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम बहुत सारी चीजों को एक शामिल करते हैं। उसमें हम अर्बन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मेडिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर रूरल एरिया में रिलेटेड है ह्यूमन तो वहाँ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या ह्यूमन रूरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आजकल हम टूरिज्म को भी उसमें ऐड कर रहे हैं, तो टूरिज्म ज्योग्राफी, रिक्रिएशन, स्पोर्ट ज्योग्राफी, ये सारी चीजें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ोगे, क्लाइमेट को पढ़ोगे, एरिड रीजन जहाँ पे सूखा क्षेत्र होता है, डेजर्ट होता है, वहां पर बायोज्योग्राफी को पढ़ते हो आप। ग्लोबल चेंजेस, कैसे ग्लोबल लेवल पर हमारा जो अर्थ है वो बदल रही है, प्लेन्स कैसे, प्लेट्यूज कैसे खत्म हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा हम वहां पर रिसोर्सेज निकालने के लिए किस तरीके से उसको बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। वाटर रिसोर्सेज को पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब हमारे पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर कई तरीके की आकृतियां, भू आकृतियां हैं, उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। क्रायोस्फीयर को पढ़ते हैं, माउंटेन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, हजार्ड्स ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, सॉइल ज्योग्राफी को, ये फिजिकल फीचर्स में आ जाता है। रीजनल लेवल पे आप क्या क्या पढ़ते हो, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है नक्शे के आधार पर अगर आप कोई स्टडी करो, जैसे
कहाँ पर हमको रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो हम उसकी मैपिंग करते हैं जीपीएस की मदद से, जीआईएस की मदद से हम चेक करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं कि यहाँ पे कोई मिनरल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, तो उसमें कार्टोग्राफी मदद आती है। कार्टोग्राफी नक्शे के आधार पर किसी भी चीज का अध्ययन। रिमोट सेंसिंग नई चीज, नई तो नहीं, लेकिन रिमोट सेंसिंग में हम देखते हैं कि बिना किसी फिजिकल फीचर्स के टच में आए बिना हम कैसे उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हो। रिमोट सेंसिंग जैसे आप सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हो कहीं भी मून पर या अदर प्लैनेट्स पर, तो रिमोट सेंसिंग का ही हिस्सा है वो। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हो, अप्लाइड ज्योग्राफी को पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल एजुकेशन है। मतलब छोटे लेवल पर आप किसी स्पेसिफिक एरिया की स्टडी कर रहे हो तो उसको हम रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी की हमने ब्रांचेस देखी सिस्टमैटिक लेवल पर, पहला ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। आगे चलकर जियोमॉर्फोलॉजी, आगे चलकर फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हमने बताया ना कि पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर जो आकृतियां हैं कैसे बनी, माउंटेन्स कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने, या हम लावा से निकले हुए जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो कैसे बनते हैं, सिल्ट हो गया या अदर क्रेटर हुए, ये सारे कैसे बनते हैं, ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, वेदर, मौसम कैसा है, कहाँ का कौन से वेदर में कैसी खेती की जाएगी, कैसी वहाँ की वेजिटेशन होगा, ये सारी चीजें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी में आपको पानी से रिलेटेड जो भी हमारे पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सी हैं, ओशियंस हैं, इन सबको हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। वाटर बॉडीज के बारे में, वाटर सरफेस के बारे में हमें पढ़ा जाता है। वाटर से ही हम देखते हैं कहीं ना कहीं लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तो ये सारी चीजें आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो। सॉइल ज्योग्राफी में आप सॉइल के बारे में पढ़ते हो, कैसे सॉइल फॉर्मेशन हुआ, कौन सी चट्टान से कौन सी मिट्टी बनती है, कितना समय लगता है, सॉइल फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या होते हैं, आप सॉइल ज्योग्राफी में पढ़ते हो। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल टाइप्स, देयर फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस, कि काली मिट्टी कॉटन सॉइल का इस्तेमाल किस में होता है, एलुवियल सॉइल का इस्तेमाल किस चीज में, कौन सी वहां पे फसलें उगाई जा सकती हैं, सॉइल ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। आगे चलकर आप सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी को भी पढ़ते हो, कैसे ह्यूमन जो है वो ज्योग्राफी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, तो कहीं ना कहीं उसका कल्चर बन जाता है। कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे एरियाज में कल्टीवेशन की अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम अगर मध्य प्रदेश की एक ट्राइब की बात करें, बैगा ट्राइब, वो खेती करने के लिए हल का इस्तेमाल नहीं करते। उनका मानना है कि इससे जो है पृथ्वी को दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो कहीं ना कहीं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती, उसको बैगा या उसको बेवार बोला जाता है। बैगा जो खेती करते हैं उसको बेवार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिचुअल्स होते हैं या हमारे जो बिलीफ्स होते हैं उसके हिसाब से हम अपने अर्थ को, अपनी प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करते हैं। अपनी जो तरीके होते हैं वो हमारे विश्वास पर आधारित होते हैं। जैसा हमारा विश्वास होता है वैसे ही हम काम करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी भी जो है ना इस तरीके से ही मॉडिफाई हो जाती है। उसको हम सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं। आप बहुत सारे एरियाज में जाते हो, वहां पेड़ नहीं काटे जाते। उत्तराखंड का चिपको मूवमेंट क्या था, यही तो था कि हमने पेड़ों को बचाया, पेड़ों को कटने नहीं दिया। तो ज्योग्राफी भी जब ह्यूमन उसमें शामिल हो जाता है तो उसको कल्चरल या सोशल ज्योग्राफी कहने लगते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन के बारे में जब आप पढ़ते हो, सेंसस जनगणना वगैरह पढ़ते हो, तो पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ते हो। डेमोग्राफी जिसको हम कहते हैं, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ ज्योग्राफी, रूरल अर्बन, इट स्टडीज पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एसेट्रा। सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में आप क्या पढ़ते हो कि कौन सी ऐसी जगह होंगी जहां पर ह्यूमन बहुत ज्यादा होगा, जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, सेक्स रेशियो के बारे में। इन सब में जैसे आप देखते हो प्लेन्स वाले जो एरियाज होते हैं, खासकर इंडिया की अगर बात करें तो आप नॉर्थ बेल्ट में चले जाओ, जिसको हम गंगा यमुना प्लेन्स या गंगेटिक प्लेन्स कहा जाता है, गंगा के मैदान कहते हैं। वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है, लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रह रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है, एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन और सेटलमेंट्स में
हम इन सारी चीजों को देखते हैं। अर्बन और रूरल सेटलमेंट के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो ह्यूमन को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो किसी जगह पर माइग्रेट हो जाते हैं, पलायन कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम पॉपुलेशन और सेटलमेंट में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एक्सेट्रा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम कैसे क्या पढ़ते हैं किसी एरिया में एग्रीकल्चर कैसा होगा, तो वहां उसी हिसाब से, जैसे अगर कहीं पर जूट की खेती की जा रही तो जूट की फैक्ट्री जो होगी उसी एरिया में लग जाती है। अगर कहीं पर टूरिज्म बहुत अच्छा है, जैसे हमारे यहाँ हिमालयंस वाला जो स्टेट्स है, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ टूरिज्म को अच्छा प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे सुंदर एरियाज में टूरिज्म अच्छा खासा होता है। साउथ में आप चले जाओ, टूरिज्म अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में ज्योग्राफी की बेसिस पे तो प्रकृति बहुत अच्छी है, तो इसी वजह से वहाँ टूरिज्म बहुत अच्छा है। आप अगर लक्षद्वीप में जाएं तो ज्योग्राफी की वजह से तो टूरिज्म ज्यादा है, तो टूरिज्म और ज्योग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप नेचुरल टूरिज्म को देखते हो या नेचुरल टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो कहीं ना कहीं उसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही रख लेते हैं। इसके बाद ये तो हो गए रीजनल लेवल पर हम क्या क्या स्टडी करते हैं ज्योग्राफी की ब्रांचेस में। आपने सिस्टमेटिक लेवल पे भी तो देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, फिजिकल होता है और रीजनल ज्योग्राफी होता है। रीजनल के भी छोटे छोटे पार्ट हैं। अगर हम उसमें सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सोशल कल्चरल ज्योग्राफी हो जाता है, इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाता है, पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन सेटलमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से रीजनल लेवल में हम छोटे छोटे एरियाज को फोकस करते हैं। Historical geography studies the historical process through which space gets organized. Every region has undergone some historical experiences before attaining its present day status. Geographical feature also experience temporal changes. These form the concern of historical geography. Historical geography में आप क्या पढ़ते हो? कोई भी चीज एकाएक तो नहीं बन गई, पहले धीरे धीरे समय लगा होगा। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम समय को खासकर पढ़ते हैं कि पुराने समय से लेकर आज तक क्या हुआ। हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, मॉनसून में चेंजेस हो रहे हैं, रेनफॉल में चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, शुरुआत में हमारी अर्थ का ओरिजिन या हमारे पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें इसमें हम हिस्ट्री को या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। आगे चलकर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप सबसे खासकर फिजिकल मैप देखते हो ना, पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप, हमारा स्टेट दूसरे स्टेट की कौन कौन सी बाउंड्रीज होगी, या एक कंट्री दूसरे कंट्री की उसकी क्या बाउंड्रीज होगी, वाटर बाउंड्रीज होंगी या लैंड बाउंड्रीज होंगी, कैसी बाउंड्रीज होंगी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को क्या अलग करता है, कौन सी रिवर अलग करती है, कौन सी रिवर हमारे यहाँ उनके यहाँ ट्रीटी इंडस रिवर है, हिमालयंस हमारे यहाँ उनके यहाँ को अलग करते हैं, नेपाल को अलग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सारी चीजों को पढ़ते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी लुक्स एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स एंड स्टडीज द बाउंड्रीज, space relations between neighboring political units, delimitation of constituencies, election scenarios, and develops a theoretical framework to understand the political behavior of population. इसमें हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक चीज हमने देख लिया कि हम कैसे बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं, एक देश दूसरे देश से कैसे अलग है, वाटर बाउंड्रीज से या लैंड बाउंड्रीज से। साथ ही साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इलेक्शन में बड़ा काम आती है। इलेक्शन में आप डिलिमिटेशन कमीशन, कभी आपने सुना होगा परिसीमन आयोग। परिसीमन क्या होता है, किसी क्षेत्र का हम किसी क्षेत्र की हम स्टडी करते हैं, उसका सर्वे करते हैं, उसका माप लेते हैं, उसकी पॉपुलेशन देखते हैं, उसका एरिया देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम वहां पर सीट्स डिसाइड करते हैं। विधानसभा की सीट हो या लोकसभा की सीट हो, इसको सीमांकन करना भी कहा जाता है। इसके बेसिस पे हमारे भारत में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीट्स होती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर ही, एरिया के बेसिस पर ही डिसाइड की जाती है। अगला जब डिलिमिटेशन कमीशन शायद 2026 में बनेगा, तो उसके आधार पर पॉपुलेशन अगर बढ़ी होगी तो किसी स्टेट की सीट्स बढ़ा भी दी जा सकती हैं, कम भी की जा सकती है, ऐसा हो सकता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन या पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बाउंड्रीज भी पढ़ते हैं, इलेक्शन बिहेवियर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर पढ़ते हैं, कैसे किसी जगह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होंगी, वो सारी चीजें आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो। अब ज्योग्राफी में हम 2-3 चीजें पढ़ते हैं, जैसे अगर हम वाटर को पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बायोजियोग्राफी क्या होती है। ज्योग्राफी में जब
लाइफ को एसोसिएट कर लिया जाता है, तो हम उसको बायोजियोग्राफी करते हैं कि जीवन कैसा है, कैसे वहां पर जीवन आया, लोग जीने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, वाटर चाहिए, बेसिक कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए, कैसे ह्यूमन वहां पर आया, वेजिटेशन वहां पे कौन कौन सा है, एनिमल कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं बायोजियोग्राफी में द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोजियोग्राफी। जब ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी एक साथ आते हैं तो हम उसको बायोजियोग्राफी कहने लगते हैं। प्लांट ज्योग्राफी स्टडी द स्पेशल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट्स। इसी के अंतर्गत बायोजियोग्राफी में प्लांट ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। प्लांट ज्योग्राफी अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जोन्स में, टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल जोन में कौन कौन से प्लांट्स होंगे, कैसा वेजिटेशन होगा, प्लांट ज्योग्राफी में। मतलब बायोजियोग्राफी में आप क्या क्या पढ़ते हो? बायोजियोग्राफी में हमने देखा कि ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी को इंटरलिंक किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें, पहले हमने प्लांट को पढ़ा, जू जियोग्राफी को पढ़ा, इकोलॉजी को पढ़ा, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को पढ़ा। तो ये क्या है? प्लांट ज्योग्राफी में हम सिस्टमेटिक लेवल पर देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं या किस तरीके का वेजिटेशन है, पैटर्न्स कैसा है, ये सारा। जियो जियोग्राफी में हम देखते हैं बहुत सारे स्पेशल लेवल पे एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, कि कौन से एरिया में कौन सा एनिमल होगा, जैसे एशियाटिक लॉयंस एशियन एरियाज में होंगे, पोलर बियर्स पोलर एरियाज में होंगे। तो ये सारी हम जू जियोग्राफी में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, कैसे हम और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे को बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो इकोलॉजी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। इकोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं और हमारे जो हैबिटेट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कंसर्न करता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, कैसे हमारी रिवर को सेव किया जाना चाहिए, कैसे हमारे माउंटेन प्लेन्स, इनको एक तरीके से बैलेंस में रखना है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। जैसे आप देखते हो कि हमारे हिमालयन एरियाज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टूरिज्म भी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां डिजास्टर्स आते हैं, फ्लड आता है, लैंडस्लाइड होती है। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम इन्हीं सारे कंसर्न को पढ़ते हैं और आगे कैसे इनको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए वो सारी चीजें देखते हैं। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कंसर्न द वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन बहुत सारी चीजें आप एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। कैसे हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, कैसे हम उसको कंजर्व करें, कैसे हम अपनी स्पीसीज का, वेजिटेशन का, बहुत सारे हमारे जो रिवर्स है, माउंटेन, सबको कंजर्व और प्रोटेक्ट कर सके। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में आप ये पढ़ते हो। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में हम एक तरीके से, पहले ये सारे जो हम पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं रीजनल अप्रोचेस भी थी, पर रीजनल अप्रोचेस को अगर हम देखें तो 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। बड़े लेवल पर जब आप पढ़ते हो रीजनल स्टडीज एरियाज, पहले मैक्रो लेवल पे, मीजो एंड माइक्रो, इसमें 3-4 चीजें इसको पढ़ते हो। रीजनल स्टडी एरिया कौन कौन से आते हैं, रीजनल डेवलपमेंट होता है, फिर इसमें रीजनल एनालिसिस करते हैं और रीजनल प्लानिंग करते हैं। तो रीजनल स्टडी, रीजनल ज्योग्राफी में हम बहुत सारी चीजें, इसको पहले तो उनके एरिया को देखेंगे। एरिया कौन सा हुआ, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। इसके बाद रीजनल एनालिसिस किया, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद एनालिसिस होता है, तो उसके बाद प्लानिंग होती है। ये 4 स्टेजेस जो है वो रीजनल अप्रोच में आती है, एरियाज, डेवलपमेंट, एनालिसिस एंड प्लानिंग। एरियाज कौन कौन से हुए, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। प्लानिंग देखते हैं, कंट्री लेवल पे प्लानिंग करते हैं, रूरल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग करते हैं, टाउन अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो रीजनल ज्योग्राफी जो है बेसिकली उसके एरियाज जो है मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। मैक्रो मतलब बहुत बड़े स्तर पे, मीजो मध्यम स्तर पे और माइक्रो छोटे स्तर पे। रीजनल प्लानिंग कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल, टाउन एंड, वो चार्ट में आपने देखा, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो जो चार्ट था उसी को इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है।
There are two aspects that are common to every discipline. These are philosophy. किसी भी, जैसे ये तो हमने देख लिया कि ज्योग्राफी को हमने कैसे पढ़ा, सिस्टमैटिक लेवल पे पढ़ा, रीजनल लेवल पे पढ़ा, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस हैं। पहली तो फिलॉसफी, हम कुछ ना कुछ इसमें सिद्धांत देते, कुछ ना कुछ उसके दर्शन बताते कि कैसे आया, इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। तो पहले तो इसमें फिलॉसफी देखी जाती है, ज्योग्राफिकल थॉट्स को देखते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग सिद्धांत है, जैसे पृथ्वी का, जब हम अर्थ का एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो अर्ली थ्योरीज पढ़ते हैं, मॉडर्न थ्योरीज पढ़ते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। तो हर फिलोसफर या साइंटिस्ट किसी भी विषय के बारे में कुछ विचार देता है, कुछ सिद्धांत देता है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि अलग अलग सिद्धांत कौन कौन से हैं। लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी को भी इसी में आप देखते हो। फिर मेथड्स एंड टेक्निक्स, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए कुछ टेक्निक्स भी होती है। फिलोसफी तो हो गई कि हमने सिद्धांत देख लिए, पर वो सिद्धांत आए कहाँ से होंगे? कुछ तो हमने तकनीकी का इस्तेमाल किया होगा, कुछ प्रैक्टिकल किया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्टोग्राफी, नक्शा लेते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी आ जाता है। नक्शा लेने के लिए जीआईएस, जीपीएस, इन सब चीजों की मदद ली जाती है, सैटेलाइट्स की मदद ली जाती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल का मतलब है हम डेटा लेकर उनका एनालाइज करते हैं कि जैसे कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन में हम देखते हैं, सेंसस होता है हर 10 साल बाद, तो देखते हैं कहाँ पर पॉपुलेशन, कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, सेक्स रेशियो क्या है, उसी हिसाब से उनकी नीड्स देखी जाती है और उनके लिए आगे पॉलिसीज और पॉलिसीज बनाई जाती है। तो कार्टोग्राफी है। फील्ड सर्वे करते हैं, जब आप सेंसस लेने जाते हो, जनगणना करते हो, तो कहीं ना कहीं सर्वे भी करते हो, फील्ड में जा जाकर घर घर जाके पूछते हो कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, क्या है। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन सर्वाइवल के लिए, हमारी जनसंख्या के विकास और कल्याण के लिए सरकार को कौन सी योजनाएं बनानी है। पानी है तो कितना चाहिए हमको, एनर्जी है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, कितनी चाहिए कि हम सब जो है अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो कहीं ना कहीं दो टेक्निक्स है, पहली फिलोसफी, दूसरे डेटा टेक्निक्स। हम देखते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स को देखते हैं। कार्टोग्राफी देखिए, नक्शे लिए जाते हैं ज्योग्राफी में बेसिकली, और इसके अलावा क्वांटिटेटिव अप्रोच लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करते हैं, सर्वे करते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ये सारी आजकल जब से नई टेक्नोलॉजीज आई हैं तो जीपीएस, जीआईएस की मदद से भी हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं। ये सब टेक्निक्स और मेथड्स में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमने देखा था टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ रहे थे, ब्रांचेस पढ़ रहे थे और फिजिकल ज्योग्राफी और उसके सिग्निफिकेंस को जान रहे थे। फिर हमने देखा कि ज्योग्राफी को दो लेवल पे पढ़ा जाता है, दो उसकी अप्रोचेस है, एक तो सिस्टमैटिक अप्रोच, एक रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में हमने देखा ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ा, हमने रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ा। रीजनल लेवल पे जब हम आते हैं तो अलग अलग तरीके की जूलॉजी, प्लांट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजों को पढ़ा और उसके भी एरियाज देखे, मैक्रो, मीजो, माइक्रो। अब हम देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और फिजिकल ज्योग्राफी के जो सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। सबसे पहले देखा, फिजिकल ज्योग्राफी ब्रांच है ज्योग्राफी की जो कि अर्थ के कौन कौन से एरियाज को कवर करती है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारे एरियाज आते हैं। अब लिथोस्फेयर का क्या होता है, जब हम अर्थ के लैंडफॉर्म्स या उनके जो स्ट्रक्चर है, ऊपरी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। जैसे स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड जियोलॉजिकल फीचर्स, माउंटेन्स को पढ़ें, प्लेन्स को पढ़ें, प्लेट्यूज को पढ़ें, तो ये लिथोस्फेयर का हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद एटमॉस्फेयर, जब आप स्पेस में जाते हो, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मिजो, इन सारी चीजों को जब पढ़ते हो, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस है, कैसे बनी, उनके स्टेजेस कौन से, उनके स्फेयर कौन कौन से, तो ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा आता है। खासकर हम इसमें हमारे वायुमंडल को पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर, जब हम जलीय जीवन को पढ़ते हैं, खासकर वाटर बॉडीज को पढ़ा जाता है, उनके डायनेमिक्स को पढ़ा जाता है, तो हम हाइड्रोस्फेयर को इसमें हाइड्रोस्फेयर में आ जाए। बायोस्फेयर, जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो इसको बायोस्फेयर कहा जाता है कि इन तीनों को ही मिला के तो जीवन है। हमें
अगर मान लो हम प्लेन्स पे भी रह रहे हैं तो हमको पानी तो भी चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो तीनों को जब हम मिला देते हैं तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बायोस्फीयर पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे। बायोस्फीयर में बायोस्फीयर इज इक्वल टू लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इसके बाद सॉइल फॉर्मेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब हमने देख लिया कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने कौन कौन सी चीजों को उसमें इंक्लूड किया, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सबको इंक्लूड किया, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन में उसका सिग्निफिकेंस देखा जाता है। अगर अर्थ पर बहुत सारे माउंटेन्स ही ना हो तो सॉइल कैसे बनेगी? सॉइल जो है अपनी पेरेंट रॉक से बनती है, उसकी जो पैतृक चट्टानें होती हैं उन्हीं से मिट्टी बनती है। ऐसा नहीं एक ही साल में मिट्टी, समय लगता है, लाखों हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में। तो जब सॉइल बनेगी तभी तो हम वहां पर कल्टीवेशन कर सकते हैं या वहां पे जीवन की कल्पना की जा सकती है। सॉइल डेवलप्स थ्रू पेडोजेनेसिस इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। सॉइल को बनने में बहुत सारी चीजें चाहिए होती। सबसे पहले पेरेंट रॉक, जो मूल चट्टान है, पैतृक चट्टान चाहिए। जैसे कोई सेडिमेंटल रॉक है तो उससे बनी सॉइल कैसी होगी। इसके अलावा क्लाइमेट भी देखते हैं, टेम्परेचर भी देखते हैं। कहते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो जो चट्टान जो होती है वो जल्दी टूटने लगती है। इसके अलावा हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी देखते हैं। अगर किसी में ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो सॉइल है ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है। तो इस तरीके से सॉइल को बनने में भी बहुत समय लगता है और उसको जो इन्फ्लुएंस करता है वो पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, टाइम है। समय तो लगेगा ही हर चीज को बनने में। टाइम मैच्योर सॉइल्स एडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स। टाइम की क्यों जरूरत होती? सॉइल में प्रोफाइल्स होती हैं। कभी भी आपने अगर डायग्राम देखा होगा सॉइल का तो नीचे से आप देखते हो कि मोटी मोटी चट्टानें होती हैं, फिर यहाँ पे छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा और बारीक मिट्टी होती है, ऊपर जाते जाते मिट्टी बारीक हो जाती है और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, आपको पेड़ पौधे, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये क्या है? इनको प्रोफाइल्स कहते हैं। ये इनकी प्रोफाइल्स हैं। ऑर्गेनिक प्रोफाइल ऊपर होती है, नीचे केमिकल प्रोफाइल होती है। तो खासकर जैसे हम मिट्टी को खोदते हैं तो ऊपर अच्छी मिट्टी मिलती है, नीचे और खोदते हैं तो चट्टानें मिलती हैं, फिर जो मिनरल्स हैं वो भी नीचे ही मिलते हैं, रिसोर्सेज हमको जो मिलते हैं, पानी भी नीचे से ही मिलता है। तो प्रोफाइल्स बनने के लिए समय बहुत जरूरी है। सॉइल्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पेस्चर्स, वाटर सोर्सेज। मिट्टी किस लिए जरूरी है? एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वेजिटेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का पहला जो इंपॉर्टेंस है वो सॉइल फॉर्मेशन के रूप में हम देखते हैं, मिट्टी के रूप में हम देखते हैं। दूसरा, क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट। दूसरा, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्लाइमेट को पढ़ते हैं। कहा जाता है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो फिजिकल फीचर से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, उससे अफेक्टेड रहता है। जैसे अगर मिट्टी अच्छी ना हो तो बारिश की भी संभावना कहा जाता है कम होती। क्यों? क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं होगी, फॉरेस्ट नहीं होगा, और फॉरेस्ट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बारिश की भी संभावना कम होती है। जैसे आप देखते हो डेजर्ट वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे बारिश उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि क्लाउड को अट्रैक्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट चाहिए वो वहां नहीं है। तो क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, इन्फ्लुएंसिंग हाउसिंग, क्लॉथिंग, फूड हैबिट्स, वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड इंडस्ट्रीज। क्लाइमेट जो है हमको बहुत वाइडली अफेक्ट करता है। जहां जैसा मौसम होगा वहां पर वैसी खेती होगी, वहां पर वैसा कल्चर होगा, वहां पर वैसी वेशभूषा होगी, साथ ही साथ वहां पर उसी तरीके की चीजें उपजाई जाएंगी और वैसा ही एग्रीकल्चर होगा। जैसे आप देखते हो कि जो हमारा गैंगेटिक प्लेन्स है वहां पर हम बहुत सारी चीजों की खेती कर लेते हैं, गेहूं उगा लेते हैं, चावल उगा लेते हैं, जूट उगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर उपजाई जाती हैं। तो वहां पर उसी से रिलेटेड बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, खाने पीने की इंडस्ट्रीज जिसको हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, या और भी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन इंडस्ट्री है, और वहां पर लगाई जा सकती है। सूती कपास वगैरह का जहाँ पे भी कपास उपजाई जा रही वहां उससे रिलेटेड टेक्सटाइल मिल्स वगैरह लगा दी जाती है। तो क्लाइमेट जो है हमारी लाइफ को बहुत विस्तृत रूप से प्रभावित करता है। जैसे आप देखते हो
कि हमारा जो डेजर्ट वाले एरियाज हैं, जैसलमेर वगैरह वाले जो एरियाज है, वहां पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। तो क्लाइमेट जो है इस तरीके से ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती है। Technologies like air conditioner modify local climates for comfort. Temperature and precipitation affect forest and density and grassland quality. In India, monsoon drive agriculture cycles and recharge groundwater for farming and domestic use. लेकिन हम देखते हैं हमारे क्लाइमेट को किन किन चीजों ने चेंज किया, हमारा क्लाइमेट क्यों बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी चीजों में दिमाग लगा रहे हैं, एयर कंडीशंस का इस्तेमाल, एसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या बोल रहे हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा क्लाइमेट जो है डिग्रेड होता जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाने से हो रहा है, भौतिकवादी हो जाने से हो रहा है। हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए खतरनाक लेवल पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो अर्थ है वो चेंज होती जा रही है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन भी जो है फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट जहां होते हैं, डेंसिटीज फॉरेस्ट जहां होते हैं वहां पर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन भी होता है। फॉरेस्ट है, टेम्परेचर कम होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, रेनफॉल भी होगी। इसके अलावा इंडिया में जो मॉनसून्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी जो खेती है, हमारे जो किसान है वो कहीं ना कहीं मानसून पे ही निर्भर रहते हैं। मानसून जब आते हैं तो कई तरीके की फसलें उपजाई जाती हैं या फसलों की सिंचाई हो पाती है। तो इस तरीके से क्लाइमेट जो है हमारी ह्यूमन लाइफ को, हमारी ज्योग्राफी को इन्फ्लुएंस करता है। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का सिग्निफिकेंस है। इसके बाद ओशियन एंड सॉइल रिसोर्सेज। ओशियन और सॉइल रिसोर्सेज की हमें क्यों जरूरत है? आपको मालूम है कि ओशियन जो है हमारी अर्थ का जो 1/3 पार्ट है वो कहीं ना कहीं ओशियन से कवर्ड है। ओशियन किस में मदद करते हैं? ओशियन करेंट्स आते हैं, वो मॉनसून लेकर आते हैं। जब एयर अलग अलग तरीके की होती है तो उससे भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। ये सारी चीजें जो है, एवेपोरेशन में ओशियन मदद करते हैं, क्लाउड्स को बनाने में ओशियन मदद करते हैं, सॉइल की भी जरूरत हमको एग्रीकल्चर और इन सारी चीजों के लिए पड़ती है, मिनरल रिसोर्सेज के लिए पड़ती है। तो सॉइल और ओशियन भी जो है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी या हमारे ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ओशियंस आर रिच इन रिसोर्सेज। ओशियंस में रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे फिश की बात करें, सी फूड है, मिनरल्स है। ओशियन के आसपास आपको पेट्रोलियम वगैरह भी मिलता है। मिनरल सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी ओशियन सपोर्ट करते हैं। हम ओशियन के जरिए एक से दूसरे देश जाते हैं, वहां पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ओशियन इसमें मदद करते हैं। सॉइल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ओशियंस के अलावा हमको इससे रिन्यूएबल एनर्जी भी मिलती है। ओशियंस की मदद हम वहां पर टाइड वगैरह आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, तो उसकी मदद से हम एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ओशियंस में रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। ओशियन हमारी एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारे जानवरों के लिए हैबिटेट का भी काम करते हैं। आप देखते हो ओशियंस में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, वेल हो गए, फिशेज हो गए, बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म वहां रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन नेचर या हमारे पूरे अर्थ के लिए ओशियंस और सॉइल रिसोर्सेज काम आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जब हमने इन सारी चीजों को देखा तो कहीं ना कहीं उनमें उनका सिग्निफिकेंस, उनका महत्व भी छुपा हुआ था। लेकिन फिर भी हम पॉइंट्स में देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी का जो महत्व है वो क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी एड्स इन एवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो हमें इनसे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन, जल, खनिज, मिट्टी, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? फिजिकल ज्योग्राफी से मिलती है। अंडरस्टैंडिंग लिंक बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा, ये क्यों जरूरी है फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के लिए हम क्या क्या पढ़ते हैं? पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीजें आती है और ह्यूमन कैसे उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। अगर हम दोनों के रिलेशन को ना समझे तो कहीं ना कहीं हम अपने अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। जैसे ह्यूमन अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मिनरल्स को बहुत ज्यादा
दोहन करे, उनका एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा उनको यूज करे, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारे पास वो मिनरल्स, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं बचेंगे और कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, हम सतत विकास की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी फिजिकल ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एक्सेलरेट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन लीडिंग टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, एम्फसाइजिंग द नीड्स ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, हम बहुत सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें, यूटिलाइजेशन के साथ साथ हम कह सकते हैं हम उनको वेस्ट भी कर रहे हैं, उनका प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा विदोहन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो हमारा जो नेचर है वो डिग्रेड होता जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को समझें। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कैसे हमारी जो भौतिक भूगोल है वो जरूरी है, हमारे लिए मिट्टी, पानी, खनिज ये सभी क्यों जरूरी है, पृथ्वी पर अगर जीवन रहे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी को समझें, अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी को समझें और दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखें। तो आज के टॉपिक में आपने फिजिकल ज्योग्राफी और इसके सिग्निफिकेंस को पढ़ा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको ये टॉपिक जो है डिटेल में पढ़ना है तो फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।